पकड़ो उसे, भागने ना पाए। रुक नैना, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। अग्रवाल खानदान की बेटी नैना, जो एक बिजनेस प्रोजेक्ट के चलते अपने कुछ इन्वेस्टर से मिलने पहुंची थी, उन लोगों ने अपना वो रेस्टोरेंट पहले से फुल बुक कर लिया था और सिन्हा कॉर्पोरेशन का इकलौता वारिस मयंक, जो नैना को बहुत पसंद करता था, उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, पर नैना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। नैना भागने की कोशिश करते हुए बोली, अगर मेरे घर वालों को पता चला ना, तो तुम्हारी वो हालत होगी जो तुम सोच नहीं सकते। एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नैना की ये बात सुनकर वो लोग जोर जोर से हंसते हुए बोले, किसकी औकात है जो सिन्हा कॉर्पोरेशन के इकलौते वारिस से टक्कर लेगा? तेरे बाप की कंपनी मेरे पैसों पर चल रही है। अरे मयंक, तू इसके पति को भूल गया क्या? कहीं उसी की धमकी तो नहीं दे रही है हमें? पति? अरे खाक का पति। नैना मेरी बात मान लो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। जरा सोचो, तुम्हारा पति कभी वो स्टेटस हासिल नहीं कर पाएगा जो मेरे पास है। मैं तो कहता हूँ मयंक, इसकी उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दो, यही हमारी भाभी बननी चाहिए। मयंक के एक साथी ने नैना को पीछे से पकड़ लिया था और मयंक अपने नाम की अंगूठी लेकर उसके करीब बढ़ रहा था। तभी नैना ने गुस्से से खुद को छुड़ाया और एक जोरदार धक्का मयंक को मारा, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरा। मयंक गुस्से से खड़ा हुआ और मौके का फायदा उठाकर नैना वहाँ से भाग निकली। देखता हूँ कब तक भागेगी। अपने उस पति को डिवोर्स देकर मेरे पास आना ही पड़ेगा, याद रखना। ये शब्द नैना के कान में पड़ रहे थे। उसका दिल जैसे दहल चुका था। वो अपनी पूरी रफ्तार से रेस्टोरेंट से बाहर निकली और अपनी कार में बैठी और कुछ ही देर में गाड़ी अग्रवाल मैंशन में थी। नैना जैसे ही वहाँ पहुंची, उसका पति अथर्व उससे दरवाजे पर ही टकरा गया। वो बहुत प्यार से उससे बोला, अरे नैना, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में क्यों जा रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में खुद देख लूंगी। दरअसल नैना की शादी अथर्व से एक मजबूरी के चलते हुई थी। शादी के बाद अथर्व उसी के मैंशन में नौकरों के काम करता और एक निकम्मे घर जमाई की जिंदगी बिता रहा था। घर में हर कोई उसे हर बात पर ताने मारता और अपने काम कराता, लेकिन अथर्व सब कुछ मुस्कुराकर सुन लेता, क्योंकि वो अपनी पत्नी नैना से बहुत प्यार करता था। नैना के इस तरह झिड़क देने से भी वो नहीं रुका और नैना का हाथ पकड़ते हुए प्यार से पूछता है, नैना, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज तुम्हारी कजन की शादी है ना। सब रेडी हो चुके हैं और तुम्हारा इंतजार हो रहा था। तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? मैं तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। नैना की आंखों और आवाज में दर्द छुपा हुआ था, जो अथर्व ने महसूस किया। लेकिन इतने में ही नैना की छोटी बहन शनाया वहाँ पहुँच गई और बोली, जीजा जी, अभी तक आपने गाड़ी नहीं निकाली। एक काम ढंग से होगा कभी या नहीं? अगर हम तानिया की शादी में लेट हुए ना, तो मम्मी आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगी। इतने में ही नैना बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चली गई। बंद कमरे में नैना के साथ उसके पेरेंट्स थे और धीमे से बातें हो रही थी, उसकी माँ गुस्सा करते हुए। तुमको क्या जरूरत थी नैना ऐसे रेस्टोरेंट में मयंक से अकेले मिलने की? अरे अपने ऑफिस में मीटिंग रखनी चाहिए ना। उससे क्या होता मम्मी? उन दरिंदों की नीयत बदल जाती क्या? आज अगर मैं बचकर नहीं निकल पाती ना, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। वही नैना की माँ गुस्से में, ये सब जो हुआ है ना, इसमें सारी गलती उन लोगों की ही नहीं, बल्कि तेरी गलती है, जो तूने इस निकम्मे कमजोर आदमी से शादी की है। ये सब तेरे उस गरीब पति की वजह से हो रहा है। मम्मी बस करो, हर बात पे उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। वही नैना के पिता बोले, तेरी मम्मी सही बोल रही है। अगर तूने किसी बड़े रिच बिजनेसमैन से शादी की होती तो किसी की नजर तेरी तरफ नहीं उठती। पापा, ये शादी किन हालातों में हुई है आप जानते हैं ना, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मिस्टर सिन्हा के बेटे के लिए कुछ क्यों नहीं बोलते। अरे शादी हुई तो हुई, लेकिन तोड़ी भी जा सकती है ना। मैंने कितना समझाया कि डिवोर्स दे दे उसे, लेकिन नहीं, ये उसी का नतीजा है आज। किसी को तेरे पति से डर नहीं लगता। हाँ बेटा, तू अथर्व को डिवोर्स दे दे। तेरे लिए आज भी अच्छे से अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। किसी बड़े आदमी से तेरी शादी करवा देंगे तो तेरी तरफ उठने वाली निगाहें अपने आप नीचे हो जाएंगी। नैना उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, सच तो ये है कि मिस्टर सिन्हा से आप डरते हैं। उनके बेटे के खिलाफ जाकर आप लोग मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। नैना, हम उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। अब अच्छा यही होगा कि तुम ये सब भूल जाओ और आगे से उसके सामने मत आना। वही नैना की माँ सख्त आवाज में बोली, और अकल आ गई हो तो आज ही अथर्व से डिवोर्स ले लेना, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। अब और कोई ड्रामा नहीं, तैयार हो जाओ, तानिया की शादी में जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। नैना, वहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, कनेक्शन बनाना आसान होगा, तुम्हें चलना ही होगा। हमारी कंपनी का चेहरा हो तुम। इतना कहकर नैना के पेरेंट्स वहाँ से चले गए। अपने आंसू को पोंछती हुई नैना बार बार रेस्टोरेंट के मंजर को याद कर रही थी। ये सोचकर उसका दिल दहल गया था कि अगर वो वहाँ से खुद को नहीं छुड़ाती तो आज न जाने उसके साथ क्या हो जाता।
उसके दर्द पर मलहम न लग सका, इसलिए उसने मेकअप का सहारा लिया। तैयार होकर वो नीचे आ गई। नैना सीढ़ियों पर खोई हुई सी चल रही थी कि उसका पैर लड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले वो गिरती, दो मजबूत हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया। नैना तुम ठीक तो हो? अभी गिर जाती ना। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अथर्व ने चिंता करते हुए उससे पूछा तो नैना कुछ न कह सकी। मैं जानता हूँ हमारी शादी में शादी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो तो प्लीज मैं सुनूंगा, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं। वो अथर्व आज मेरे साथ। नैना इससे पहले अथर्व को कुछ बता पाती, नैना की माँ आवाज लगाते हुए, ये क्या हो रहा है? अथर्व, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? भूल मत, इस घर में तू क्या जगह रखता है। अब गाड़ी क्या तेरा बाप ड्राइव करेगा? जल्दी कर, वैसे ही लेट हो गए हम। अथर्व तेज कदमों से गाड़ी निकालने के लिए बाहर चला गया। वैसे तो उसे हमेशा ही घर के अंदर एक सर्वेंट की तरह और घर के बाहर एक ड्राइवर की तरह ट्रीट किया जाता, लेकिन आज उसके साथ ऐसे बिहेवियर से नैना के दिल में एक टीस सी उठी। अथर्व की आज की बातों के बाद नैना के दिल में अथर्व के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जग चुका था। वो खुद से बोली, मेरा पति होते हुए भी आज तक अथर्व ने मुझ पर हक जताने का सोचा तक नहीं। लाख ताने सुनता रहा पर मेरी रिस्पेक्ट करता रहा। मैंने कभी अपने पति को समझा ही नहीं। दरअसल नैना और अथर्व रहते तो एक ही कमरे में थे, लेकिन आज तक अथर्व नैना के बिस्तर पर बैठा तक नहीं था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप 3 साल से अपना बिस्तर नीचे लगाकर सोता और हर सुबह नैना के उठने से पहले रूम से बाहर निकल जाता। ये सब रियलाइज कर नैना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वो सभी लोग नैना की कजिन की एंगेजमेंट में पहुंच गए। नैना की माँ बोली, क्या शानदार पार्टी है। तानिया के तो भाग्य खुल गए। क्या अमीर ससुराल मिला। अरे ये तो कुछ नहीं है, अपने ससुर को फरारी गिफ्ट किया दामाद ने। पता नहीं हमने ही क्या बुरे कर्म किए थे जो ये निकम्मा पल्ले पड़ गया। पापा, अपने हाथों से मेरा गला घोट देना, लेकिन ऐसे गरीब मिडिल क्लास से मेरी शादी मत करवाना। दीदी की ही हिम्मत है जो इसके साथ यहाँ तक आ गई। मुझे तो इन्हें अपना जीजा मानते हुए भी शर्म आती है। शनाया, तुम्हें पार्टी पे ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम्हें अमीर बनने का इतना ही शौक है तो बिजनेस पे ध्यान दो। अपने दम पे कुछ कर दिखाओ। ये लड़कियों की तरह बिहेव करना बंद करो। ये सुन नैना के परिवार ने मुंह बनाया और सब उसे छोड़कर वहाँ से चले गए। जब नैना ने अथर्व की साइड ली तो जैसे आज तो उसका दिन बन गया। आज नैना ने उसकी तरफ से कुछ बोला, यही अथर्व के लिए खुशी की बात थी। उतने में ही उसने महसूस किया कि नैना ने अचानक अथर्व का हाथ कसकर पकड़ लिया था। नैना का कांपता हाथ महसूस कर अथर्व ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा तो उसका डर से कांपता चेहरा देखकर हैरान हो गया। क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? वो अथर्व, वो सामने वो लोग। जब अथर्व ने सामने देखा तो मयंक अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और नैना को घूरते हुए उसकी तरफ आकर बोला, वाह मिस नैना, क्या लग रही हैं आप? मिसेज अथर्व नैना नाम है उसका। अबे ओ कबाब में हड्डी, चल निकल यहाँ से। नैना मुझे अच्छे से जानती है। आज ही तो मिले थे, लेकिन कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था। क्यों नैना जी? मयंक ने वो धक्का याद करते हुए कहा। नैना वैसे तो एक मजबूत लड़की थी, लेकिन जब उसके परिवार तक ने उसका साथ नहीं दिया तो अब वो डर चुकी थी। इसलिए वो वहाँ से तेज कदमों से दूर चली गई और कोने में पहुंचकर गहरी सांसें लेने लगी। अथर्व कुछ मामला समझ गया था। वो नैना के पास पहुंचा तो नैना ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। मुझे यहाँ से ले चलो अथर्व, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज ले चलो, मुझे घर जाना है। आज 3 सालों में पहली बार अथर्व ने नैना को रोते हुए देखा था। नैना के आंसू जब उसके कंधे पर महसूस हुए तो मानो अथर्व की तीसरी आंख खुल गई। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए नैना के गालों को प्यार से अपनी हथेली पर भर लिया और उसके मोती जैसे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, नैना अगर सच में तुम मुझे कुछ मानती हो ना तो प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। बस एक बार, तुम्हें मेरी कसम, इस रिश्ते की कसम। नैना ने अथर्व की आंखों में देखा तो आज उसे एक अलग ही चिंगारी उसकी आंखों में दिखी, जैसे उसके सामने खड़ा शख्स उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। नैना को ऐसा लगा कि अगर अथर्व उसके साथ है तो उसे कुछ नहीं हो सकता। उसने रोते हुए पूरी बात अथर्व को बता दी, जो कुछ उसके साथ रेस्टोरेंट में हुआ था। वो बहुत पावरफुल है अथर्व, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। नैना तुम यहीं रहो प्लीज, मैं हूं ना, तुम यहाँ से हिलना मत। अथर्व ने नैना के माथे को प्यार से चूमा
और गुस्से से अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए सिन्हा के बेटे मयंक की तरफ बढ़ा, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अथर्व को आता हुआ देख एक लड़का बोला, भाई तेरी वाइफ बड़ी जबरदस्त है, क्या किस्मत है तेरी। माँ कसम, जब से देखा है ना नैना को, सो नहीं पाया हूँ। काश उसे अपनी मयंक इसके आगे कुछ कहता, उससे पहले ही अथर्व ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे वो सीधा नीचे जाकर गिरा। हर तरफ सन्नाटा छा गया और पार्टी में हर कोई उस तरफ देखने लगा। अथर्व मयंक को पकड़ते हुए चीखा, उसे रुलाना नहीं चाहिए था, उसे नहीं रुलाना चाहिए था। ओ पागल है क्या, जानता है तूने किस पे हाथ उठाया है। मयंक के दोस्तों ने अथर्व को हर तरफ से पकड़ लिया और नीचे पड़ा हुआ मयंक उठकर चिल्लाया, मारो कुत्ते की तरह। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ, सबके सामने इसके गले में पट्टा डालूंगा। मयंक अपने पापा को कॉल करने लगा। वही अथर्व ने अपना हाथ इस तरफ उठाया कि मयंक के सारे दोस्त इधर उधर जाकर गिरे और अथर्व मयंक का गला पकड़ते हुए बोला, उसे रुलाना नहीं चाहिए था, मेरी बीवी को डराया, उस पे गंदी नजर रखी। आज मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। ये सब देखकर तो नैना और उसके परिवार की आंखें फटी की फटी रह गई। शनाया अपनी माँ से, मम्मी जीजा जी इतने पावरफुल और गुस्से वाले होंगे, ये तो मैंने सोचा तक नहीं था। मुझे लगा पूरे दिन काम करते हैं इसलिए इतनी बॉडी बन गई है। अरे चुप कर, ये हमें कंगाल करके छोड़ेगा। सिन्हा साहब हमारा दिवाला निकाल देंगे अगर उनके बेटे को कुछ भी हुआ तो। वहीं अथर्व ने मयंक का गिरेबान पकड़ लिया था, उसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था। मयंक के दोस्त तो वैसे ही पिटकर जमीन पर पड़े करा रहे थे। वहीं मयंक अथर्व से लगातार छूट रहा था और अथर्व एक ही बात रिपीट किए जा रहा था, उसकी आंख में आंसू आया कैसे? तूने उसे छूने का सोचा कैसे? मेरी नैना को रुलाया कैसे? अथर्व प्लीज रुक जाओ। नैना की आंखों में आंसू आ गए। सच्ची मोहब्बत क्या होती है आज अथर्व ने ही उसे सिखाया था। वो नहीं चाहती थी अथर्व ऐसी कोई बड़ी गलती करे जिसकी वजह से वो उससे दूर हो जाए। वो भागते हुए अथर्व के करीब गई और पीछे से उसे बाहों में भर लिया और रोते हुए बोली, अथर्व बस करो प्लीज, आप बंद करो ये सब। अथर्व तुम्हें मेरी कसम। नैना प्लीज चुप हो जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हारी आंख में आंसू, बस एक यही मेरी कमजोरी है और कुछ भी नहीं। अथर्व ने मयंक को छोड़ दिया जिसके शरीर के हर हिस्से से खून टपक रहा था। मयंक नीचे गिरा पड़ा। वहीं जितने में अथर्व नैना की तरफ पलटा उतने में ही किसी ने उन दोनों को अलग कर दिया और अथर्व को धक्का मारकर पार्टी के बीचों बीच खड़ा कर दिया और चिल्लाते हुए, अपनी औकात कैसे भूल गया तू? हमें बर्बाद कर दिया तूने। खुद को हीरो समझता है तू? मेरी बेटी की फिक्र सिर्फ तुझे यही दिखाना चाहता है ना तू? मम्मी छोड़ो उसे, आपको शर्म आती भी है या नहीं? नैना ने अपनी माँ को धक्का मारते हुए कहा। वहीं उसके पिता भी उधर आकर, शर्म तो तुझे पैदा करके आ रही है हमें। तेरे निकम्मे पति ने हमें बर्बादी तक पहुंचा दिया है। मिस्टर सिन्हा, हमें छोड़ेंगे नहीं। नहीं, अब हमारा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। हम अभी इसी वक्त अग्रवाल खानदान से नैना और उसके पति को अलग करते हैं। नैना का पूरा परिवार मिस्टर सिन्हा से डरा हुआ था। वो लोग पहले ही नैना से रिश्ता तोड़कर इस मुसीबत से अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहते थे। नैना को कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है, अपनी मर्जी से किया है, उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब तो पुलिस के आने पर यह मैटर सॉल्व होगा। और लड़के, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, यह अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। अथर्व उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जिसकी वजह से मिस्टर सिन्हा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कहा, लगता है लोग हमारी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगे हैं। तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारी वाइफ को भी सबक नहीं सिखाया, तो मेरा नाम भी अभिमन्यु सिन्हा नहीं। इस लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की यह हालत कर दी। देखना मैं इसका क्या हाल करता हूं। मिस्टर सिन्हा ने अभी इतना बोला ही था कि अथर्व ने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और धीरे से मिस्टर सिन्हा से कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके इसे तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की गलती तुम्हारे बेटे ने की थी। अगर तुमने भी ऐसा ही किया तो शायद तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो। और तो तुम जानते ही हो कि बुढ़ापे में हड्डियां टूटने का दर्द कैसा होता है। और देखना, तुम खुद मेरी वाइफ के पैरों में गिरकर नाक रगड़ोगे और तुम्हारा ये बदतमीज लड़का भी ऐसा ही करेगा। अथर्व ने ये बात इतनी धीरे से कही थी
कि सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु ही उसे सुन पाया। वो उस लड़के की धमकी सुनकर अंदर से कांप गया था। उसके बाद अथर्व ने उसका गला छोड़ दिया। मिस्टर सिन्हा का गला दबने की वजह से एकदम लाल हो गया था। विजय ने आगे बढ़कर अथर्व को 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसने कहा कि आज तुझे क्या हो गया है? इसका नाम हमारे शहर की बड़ी हस्तियों में गिना जाता है और तुम्हें कोई हक नहीं था इनकी इतनी इंसल्ट करने का। अभी इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शशिकांत भी ये सब देखकर डर गए थे। उन्होंने भी अथर्व से कहा कि इनसे माफी मांगो, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। विजय अग्रवाल ने नैना से कहा, बेटा तुम ही इससे कहो ना कि ये मिस्टर सिन्हा से माफी मांगे। ये बेशर्म इंसान हमारी फैमिली से कौन सा बदला लेना चाह रहा है। नैना को भी काफी दुख हुआ था जब उसके पापा ने अथर्व को इतने सारे थप्पड़ मारे। नैना ने एक बार अथर्व की तरफ देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, क्योंकि उसे ये भी डर था कि कहीं अथर्व को पुलिस पकड़ कर न ले जाए। उसे मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। मिस्टर सिन्हा तो उस लड़के की वार्निंग से इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोलने की। जब मिस्टर सिन्हा ने उस लड़के को ऐसे थप्पड़ खाते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का चीज क्या है, और उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने चिल्लाते हुए अथर्व से कहा कि अभी देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ करने की सोच सकता हूं। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे ऐसे देखने लगा कि जैसे अभी उसे जान से मार डालेगा। ये देखकर मिस्टर अभिमन्यु सिन्हा और ज्यादा डर गए थे, लेकिन तभी उनकी नजर वहां पर आते हुए पुलिस वालों पर गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हें मेरी हैसियत का पता चलेगा। पुलिस वाले मिस्टर सिन्हा के पास आ गए। उनमें से सीनियर पुलिस वाले ने कहा कि सिन्हा साहब, आपको किसने परेशान किया? पुलिस वाले को देखकर नैना के साथ साथ जिया, शनाया, युग सभी की घबराहट बढ़ गई थी। नैना जल्दी से मिस्टर सिन्हा के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने ही वाली थी कि तभी उसके हाथों को अथर्व ने पकड़ लिया और उससे कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारा सर झुके। वो उसका हाथ पकड़कर थोड़ा दूर ले गया और उसने कहा कि मैंने पिछले 3 साल से तुमसे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि 3 सालों में मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा और ये मेरा पागलपन नहीं है। अगर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर मेरा जिंदा रहने का क्या ही फायदा। अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया तो मैं उसका भी यही हाल करूंगा, और तुम मेरा यकीन करो कि मैं थोड़ी ही देर में घर आ जाऊंगा। एक फेमस लॉयर मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसकी बातें सुनकर नैना को आज एहसास हो रहा था कि अथर्व की बातें सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव हो रहा था जो उसने कभी महसूस नहीं किया। वो नहीं जानती थी कि वो क्या है। उसने अपने आप से ही कहा कि आज तक अथर्व ने मुझे कभी परेशान नहीं देखा, इसलिए मुझे भी आज तक इसका ये रूप देखने को नहीं मिला। जिया और शनाया भी नैना के पास आ गई। जिया ने कहा, तू क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? सुबह में एक अच्छा सा लॉयर हायर करेंगे ना। लेकिन नैना तो किसी और ही सोच में थी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या ये उस घर में इतनी इंसल्ट सिर्फ मेरे लिए सहन करता है? और आज भी मॉम ने इसे कितने थप्पड़ मारे, लेकिन इसने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की और ना ही उनका हाथ पकड़ा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी। तभी नैना के दिल से एक आवाज आई कि तुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, इसने ये सब तेरे लिए किया है। क्या तू भी यही चाहती है कि इसका सिर तेरी वजह से सबके सामने झुके? नैना ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि एक बार वो अथर्व पर यकीन करके देखना चाहती थी। इतनी देर में मिस्टर सिन्हा ने पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बता दिया था। तभी 4 कांस्टेबलों ने आकर अथर्व को पकड़ लिया। ये देखकर तो नैना के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। अथर्व उनके साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा कि इस लड़की को भी लेकर जाओ, क्योंकि इन दोनों ने ही मेरे लड़के की हालत की है। तभी उनमें से 2 कांस्टेबल नैना की तरफ बढ़े। ये देखकर तो नैना और ज्यादा डर गई थी। उसके पैर कांपने लगे थे। शनाया और जिया दोनों जल्दी से दौड़कर नैना के पास आ गई और उसे कसकर पकड़ लिया। कांस्टेबल ने नैना की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन तभी अथर्व ने उन दोनों को पीछे से पकड़ लिया। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अथर्व ने उनसे अपनी भारी भरकम आवाज में कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई लेडी कांस्टेबल है जो इस समय मेरी वाइफ को लेकर जा सके? और आखिर तुम इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मेरी वाइफ भी इस घटना में इन्वॉल्व है? क्या तुम्हें अधिकार है मुझे ऐसे हथकड़ी लगाने का? लगता है शायद तुम कानून के नियम को भूल गए हो। अभी तक तुमने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है, तो फिर तुमने मेरे हाथों में हथकड़ी कैसे लगाई?
तुमने एक साथ इतने सारे नियम तोड़े हैं कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा होगी। और अगर तुमने गलती से मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस वाले हो। वैसे भी तुम पुलिस वाले कम और इस आदमी के चमचे ज्यादा लग रहे हो। सभी लोग अथर्व की ऐसी बातें सुनकर डर गए थे। उन्हें तो लगा ये कोई बड़ा वकील है जो इतने सारे नियमों के बारे में जानता है। अब कांस्टेबल और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नैना की तरफ कदम भी बढ़ा सके। एक कांस्टेबल ने तो जल्दी से उस लड़के की हथकड़ी भी खोल दी और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा कि सर आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। शनाया और जिया तो आज अथर्व की बातें सुनकर उसकी फैन ही हो गई थी। आज जिया ने कहा कि जिसको मैं कोयला समझ रही थी वो तो डायमंड निकला, जिसकी चमक के सामने इतनी बड़ी हस्ती की भी चमक फीकी पड़ गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि इस मिडिल क्लास के लड़के को कुछ कर सके। पुलिस वाले ने कहा कि सर हम आपकी कंप्लेंट से इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए कि यह लड़की भी इस घटना में शामिल थी। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हम अभी इस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है तो हम इस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इतना कहकर पुलिस वाले अथर्व को लेकर जाने लगे, लेकिन तभी कुछ आदमी जो उसे ही देख रहे थे उनमें से एक अथर्व की तरफ बढ़ा, लेकिन अथर्व ने इशारे से उसे रोक दिया और पुलिस वाले उसे वहां से लेकर चले गए। अथर्व ने जाते हुए एक बार मुस्कुराकर मिस्टर सिन्हा को देखा। मिस्टर सिन्हा को उसके मुस्कुराने का मतलब समझ में नहीं आया। अथर्व को ऐसे जाते हुए देख नैना की आंख में ठंडापन उतर आया। उसने कहा, कहीं तुम लोगों को पछताना न पड़े। जिया ने उसकी बात सुन ली थी लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। तभी युग ने वहां आकर कहा कि दीदी आपको जीजू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ही घर वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिन्हा मुस्कुराते हुए बोले कि मैं भी देखता हूं वो कैसे वहां से निकल पाता है, और आज शनिवार है, कल उसकी बेल भी नहीं हो पाएगी, अब तो सोमवार को ही कुछ हो सकता है। ये सुनकर नैना का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो तो यही सोच रही थी अगर ऐसा है तो फिर अथर्व ने ये क्यों कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसके जेल जाने से मिस्टर विजय और शशिकांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आज उन्हें इतनी बड़ी टेंशन से छुटकारा जो मिलने वाला था वो भी वहां से चले गए। मिस्टर खन्ना ने मिस्टर बजाज से कहा कि आपको भी लगता है कि जैसा वो लड़का दिखता है वैसा है नहीं? मिस्टर बजाज ने कहा कि उस लड़के का ऑरा बिल्कुल भी मिडिल क्लास फैमिली का नहीं लगता। कोई बात तो जरूर है, नहीं तो वो इतने बड़े आदमी से पंगा नहीं लेता। अभी मिस्टर सिन्हा अपने बेटे को सहारा दे रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने कॉल रिसीव करके जैसे ही फोन अपने कान पर लगाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, सर अभी किसी की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आपके स्पोर्ट्स एकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा ने कहा कि अरे किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इतना कहकर उसने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसका फोन दोबारा रिंग हुआ था। ये देखकर उसने गुस्से में नंबर देखे बिना ही दोबारा से कॉल उठाया और चिल्लाकर कहा कि अब क्या है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आवाज सुनते ही उसने कहा, मिस्टर बर्मन मुझे नहीं पता था कि आप हैं, मैंने सोचा कि मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। तभी मिस्टर बर्मन ने कहा कि मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपके 5 नाइट्स क्लब के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। ये सुनकर तो मिस्टर सिन्हा को एक जोरदार झटका लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। अभी उसका फोन डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ था कि वेटिंग में एक और कॉल आने लगी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर सिन्हा आपके कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इस बार तो उसके हाथ से फोन ही छूटकर नीचे गिर गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे एक के बाद एक इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा था। तभी उसे उस लड़के की मुस्कुराहट याद आ गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे तो पहले ही उस लड़के पर शक हो रहा था। उसके हाव भाव ही ऐसे थे जैसे कि वो इस दुनिया का राजा हो। उसके अलावा और कोई नहीं जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने उस लड़के को जेल भेजा तो मेरे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके हाव भाव देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसके दिमाग का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। तभी उसे अथर्व की वार्निंग याद आ गई। नैना तो खुद अपने होश में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो वहां से जा चुकी थी। अब मिस्टर सिन्हा को उस लड़के की एक एक बात का मतलब समझ में आ रहा था कि वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है।
उसके माथे से पसीना टपकने लगा और दिल की धड़कन तो ऐसे चल रही थी जैसे कि बुलेट ट्रेन हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन किसी को वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दी। उसने जल्दी से अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए उठाया और वहां से जाने लगा। तभी उसे विवेक बजाज दिखाई दिया। मिस्टर सिन्हा ने सोचा कि अगर मैं अग्रवाल फैमिली से पूछूंगा कि तुम्हारा घर कहां पर है तो ये मुझे जल्दी से नहीं बताएंगे और मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं विवेक को अपने साथ ले जाता हूं। उसने विवेक को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो। विवेक तो पहले ही घबराया हुआ था क्योंकि उसकी कंपनी में मिस्टर सिन्हा की इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। वो घबराते हुए मिस्टर सिन्हा के पास आया और उसके कान में कुछ कहा। फिर वो तीनों वहां से निकल गए। वहीं एक आदमी ने अथर्व को पुलिस की गाड़ी में जाते हुए देखा तो किसी को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा, मास्टर विक्रम, उस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो किसी काम का नहीं है। क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है? तभी दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आई, बस इंतजार, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। पुलिस अथर्व को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। 2 कांस्टेबल ने अथर्व को कार से उतारा और तभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, रे बाबू, काहे को इतनी मगजमारी करता है रे? ऐसे बड़े लोगों के लफड़े में नहीं पड़ने का था ना। अब तेरे को कौन बचाएगा? उस अग्रवाल फैमिली की भी हैसियत इतनी नहीं है जो तेरे को यहां से निकाल सके। अब तेरे को जेल में डालना पड़ेगा ना। अथर्व ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मुझे बंद कर सकता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोला, यहां ज्यादा मगजमारी नहीं करने का। अक्की बस्ती के लोग मेरे नाम से भी डरते हैं। अथर्व ने कहा, क्या तुमने मेरा नाम सुना है? इंस्पेक्टर बोला, अरे तू कहीं का मंत्री है जो मैं तेरा नाम सुनूंगा? मेरे को तेरे लिए अफसोस हो रहा था पर अब मुझे समझ आया कि तेरे ऊपर का माला खाली है। इसे लॉकअप में डालो। जैसे ही उन्होंने अथर्व को लॉकअप में डालने के लिए पकड़ा, एकदम से वहां लग्जरी गाड़ियां आने लगी। देखते ही देखते 15-20 लग्जरी गाड़ियां लाइन में लग गई थी। बीच की काली कार से एक आदमी उतरा और बॉडीगार्ड्स के साथ पुलिस वालों की तरफ आने लगा। उस आदमी को देखते ही एक सीनियर पुलिस वाले के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मिस्टर राजवीर। यह सुनकर एक कांस्टेबल ने कहा, सर ये कौन से मिस्टर राजवीर हैं? उसने कांपते हुए कहा, इनका पूरा नाम मिस्टर राजवीर सिंह है। यह सुनकर बाकी पुलिस वालों के भी पैर कांपने लगे थे क्योंकि राजवीर सिंह को बहुत कम लोग पहचानते थे, लेकिन उसका नाम सभी ने सुना था। जैसे ही राजवीर सिंह पुलिस वाले के सामने आए, उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर आप यहां पर? लेकिन मिस्टर राजवीर सिंह वहां पर रुके नहीं। वो तो उन्हें क्रॉस करते हुए सीधा अथर्व के सामने पहुंचे और अपना सिर झुकाकर बोले, सॉरी बॉस, आपको मेरे होते हुए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये देखकर कि मिस्टर राजवीर सिंह ने उस लड़के के आगे अपना सिर झुकाया है और उसे बॉस भी कहा है, ये सुनकर तो उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो बताया गया था कि ये लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन यहां तो कुछ और ही मैटर लग रहा है। कहीं उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? सीनियर इंस्पेक्टर ने जल्दी से कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। वो कमिश्नर का कांटेक्ट नंबर था। कमिश्नर ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उस सीनियर इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कमिश्नर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी के सभी निकम्मे हो गए हो। तुमसे एक काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। क्या तुमने अभी तक उस लड़के को नहीं पकड़ा है? सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, सर हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था और उसे पुलिस स्टेशन भी लाए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर राजवीर सिंह आ गए। कमिश्नर अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। वो नाम सुनते ही वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर वो वहां पर क्यों आएंगे? तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, जरूर उनका इस लड़के से कोई कनेक्शन है सर। उसने पूरी बात कमिश्नर को नहीं बताई थी क्योंकि हो सकता था कि डर की वजह से वो यहाँ पर आए ही ना। कमिश्नर ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं वहां पर 10 मिनट में पहुंचता हूँ। उस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो लड़का 3 साल से अग्रवाल फैमिली का दामाद है और सब उसे गरीब फटीचर समझते हैं। बात करते हुए ही कमिश्नर ने कपड़ा चेंज किया और गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। सीनियर इंस्पेक्टर बड़ी फुर्ती से मिस्टर राजवीर के पास पहुंच गया था। उसने राजवीर से अटकती हुई आवाज में कहा, सर आप यहाँ पर, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पर मिस्टर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। तभी अथर्व की आवाज आई, आपने मुझे किस बेस पर अरेस्ट किया? और क्या वहां पर आपने किसी से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि वहां पर हुआ क्या है?
ये सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर का सांस लेना भारी हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि वो आज इतनी बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। तभी अथर्व ने कहा, क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है? उस सीनियर इंस्पेक्टर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी थी। अभी उन्हें बात करते हुए 15 मिनट ही बीते थे कि तभी वहां पर कमिश्नर भी आ गए थे। जैसे ही उन्होंने मिस्टर राजवीर को उस लड़के के साथ देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, आखिर इस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ क्या संबंध हो सकता है? वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गए। सीनियर इंस्पेक्टर ने जब वहां पर कमिश्नर को आते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। कमिश्नर ने आते ही सीधा मिस्टर राजवीर सिंह को ग्रीट किया और कहा, सर आप मुझे बता देते, मैं ही आपके पास आ जाता। पर मिस्टर राजवीर ने कहा, आपने हमारे बॉस को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, क्या मैं जान सकता हूं? यह सुनते ही कमिश्नर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आखिर राजवीर का बॉस कौन हो सकता है? राजवीर ने कहा, तुमने किसी को पकड़ भी लिया है और तुम्हें उनका नाम तक नहीं पता। इनका नाम अथर्व सिंघानिया है। ये सरनेम सुनते ही कमिश्नर की सांस अटक गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। फिर भी कमिश्नर ने एक बार कंफर्म करने के लिए मिस्टर राजवीर से कहा, सर आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर अथर्व सिंघानिया फैमिली से हैं? वो राजवीर सिंह के बोलने का इंतजार कर रहा था। कमिश्नर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह आज पहली बार इतने पावरफुल आदमी से टकरा गया था जिसके बारे में वो पता भी नहीं लगा पा रहा था। अभी कमिश्नर मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का सिंघानिया फैमिली के परिवार में से ही कोई होगा, पर ये डेफिनेटली सिंघानिया फैमिली का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होता तो वो अग्रवाल फैमिली की लड़की से शादी थोड़ी करता। अभी कमिश्नर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी राजवीर ने कहा, ये सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जयराज सिंघानिया के पोते मिस्टर अथर्व सिंघानिया है। यह सुनकर तो कमिश्नर के सीने पर भारीपन सा महसूस होने लगा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। उसने सीनियर इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा, किसी आदमी को अरेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही तुम्हें यह फैसला लेना चाहिए था। यह सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, जब तक मैं मिडिल क्लास था तब तक तुम सबका बिहेवियर मेरे लिए ऐसा था जैसे कि गरीब के लिए होता है। आज तुमने दिखा दिया कि सिस्टम भी दो भागों में बटा हुआ है। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। उसके पीछे राजवीर और सभी बॉडीगार्ड चल दिए। राजवीर ने आगे बढ़कर जल्दी से कार का डोर ओपन किया और वो सभी कारों में बैठकर वहां से निकल गए। इसी बीच एक आदमी जो अभी भी रिजॉर्ट में था, उसने किसी को फोन किया और कहा, मास्टर कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो किस फैमिली या ग्रुप से हैं। लेकिन मैंने एक आदमी की बात सुनी, वो किसी से बात कर रहा था और उसके बात करने से ही पता चल रहा था कि वो भी कोई पावरफुल फैमिली है। उनके बेटे ने कुछ साल पहले कोई बेवकूफी कर दी थी और उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था। ये सुनकर मास्टर विक्रम हंसते हुए बोले, तुमने अच्छा काम किया, वो उस फैमिली का आदमी है। अब तो खेल और इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, तुम बस नजर बनाए रखो। इतना कहकर मास्टर विक्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नैना अग्रवाल मेंशन आ चुकी थी। उसने अपने आप से ही कहा, अगर तुम होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसे हाथ लगाने की। ये कहते ही उसकी आंखों के सामने एक वो नजारा फिर से घूम गया। वो याद आते ही उसकी घबराहट बढ़ गई और माथे पर पसीना आ गया। इस वक्त नैना का शरीर एक पल के लिए ठंडा पड़ गया था। तभी जिया ने उसे हिलाया और कहा, तुझे क्या हुआ? भूल गई तुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। जिया की बात सुनकर वो थोड़ा संभली, लेकिन वो अभी भी किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। अभी उन्हें आए 10 मिनट ही बीते थे कि तभी मेंशन की डोर बेल रिंग हुई। शनाया ने जाकर डोर ओपन किया तो बाहर विवेक खड़ा था। शनाया ने कहा, जीजू आप यहाँ पर? तभी उसके पीछे से मिस्टर सिन्हा निकले। उन्होंने कहा, क्या नैना बेटी अंदर ही है? शनाया तो मिस्टर सिन्हा को वहां पर देखकर डर गई थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। तभी विवेक ने कहा, सिन्हा अंकल नैना से माफी मांगने के लिए आए। ये सुनकर तो शनाया को और भी बड़ा शॉक लगा। तभी साइड से मिस्टर सिन्हा की नजर सोफे पर बैठी हुई नैना पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से शनाया को साइड किया और वो नैना की तरफ चले गए। मिस्टर सिन्हा और उसके बेटे को देखकर जिया डर गई।
युग ने अपने हाथों की मुट्ठियां गुस्से में कस ली थी। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि इस बार अगर इस सिन्हा ने उसकी दीदी के बारे में कुछ भी कहा तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। लेकिन मिस्टर सिन्हा ने नैना के पास आते ही उसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। नैना तो एकदम से डर से पीछे हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपने बेटे की इतनी बड़ी गलती में भी साथ दिया। बेटी, तुम इसको और मुझे नादान समझकर माफ कर दो। आगे से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नैना के साथ साथ बाकी सभी शौक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। शहर का इतना बड़ा आदमी हमारे घर पर माफी मांगने आया है। नैना ने कहा, अंकल जी आप उठिए, आप ऐसे पैरों में गिरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। मैं आपसे छोटी हूं, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। और रही बात आपको माफ करने की, तो आपने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। आपने वही किया जो एक पिता उस सिचुएशन में अपने बेटे के लिए करता है। मिस्टर सिन्हा ने कहा, बेटी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं तुम्हारे पैरों में से नहीं उठूंगा। विवेक और मिस्टर सिन्हा के लड़के को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या हुआ। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे नैना से माफी मांगेंगे। आखिर इसकी लड़की से पापा इतना क्यों डर रहे हैं। तभी नैना ने उनको कंधे से पकड़कर उठाया और कहा, मैंने आपको माफ कर दिया, अब आप खड़े हो जाइए। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारे पति को भी छुड़वा दूंगा और उनसे कह देना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी की। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। उन्हें निकले हुए अभी मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे कि तभी डोर बेल दोबारा बजने लगी। शनाया ने सोचा कि अब कौन आ गया और उसने जाकर डोर ओपन किया। बाहर खड़े शख्स को देखकर शनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे 100% यकीन था कि इन्हें मिस्टर सिन्हा ने तो नहीं छुड़ाया है, नहीं तो ये इतनी जल्दी यहां नहीं आते। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अथर्व भी शनाया के साइड से निकलकर हॉल में चला गया था। नैना ने उसे आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। अथर्व ने कहा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो जब तुम्हें मुझ पर इतना यकीन था। नैना ने कहा, पता नहीं क्यों आज मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अथर्व ने कहा, तुम बहुत थक गई हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर अथर्व नैना को ऊपर उसके कमरे में लेकर चला गया। नैना को उसके कमरे में छोड़कर अथर्व जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ा तभी नैना ने बड़े धीरे से कहा, मत जाओ, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। आज पहली बार नैना ने अथर्व से कुछ कहा था। नैना के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसने अपने आप से ही कहा, मैं अपने इस रिश्ते को एक चांस जरूर दूंगी। आज किसी ने मेरे लिए उन लड़कों से फाइट की और इतनी मार भी खाई। अथर्व नैना को ही देख रहा था। वो खड़ी खड़ी ये सब सोच रही थी। उसने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? नैना ने उससे कहा, आज तुमने मेरे लिए उनसे फाइट की, तुम्हें बहुत चोट आई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूं। अथर्व ने कहा, मुझे कोई चोट नहीं आई है और तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। नैना ने जब उसकी ये बात सुनी तो अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। वो कब से ये चाहती थी कि ये लड़का कुछ हिम्मत दिखाए, लेकिन आज तक उसने नैना को नजर उठाकर नहीं देखा था और आज उसने नैना के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। यही सब बातें नैना को अथर्व के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। नैना ने कहा, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, बस पास्ट की कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। अथर्व ने कहा, मुझे जानना भी नहीं है कि तुम इतनी डिप्रेशन में कैसे चली गई थी। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। उसकी बात सुनकर नैना ने अपने आप से कहा, मैं अपना पास्ट कभी नहीं भूल सकती। तभी अथर्व बोला, तुम बार बार क्या सोचने लगती हो? नैना बोली, मैं सोच रही थी क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो? अथर्व का मन तो हो रहा था कि वो उसे सब कुछ बता दे, पर वो इस बात से डर रहा था कि कहीं इतनी बड़ी बात को सुनकर नैना नाराज न हो जाए। अथर्व ने कहा, मेरे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएंगे। रात के 1 बजे मास्टर विक्रम अपने बंगले में बैठे सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। अथर्व को अग्रवाल मेंशन आते देखकर मास्टर विक्रम जोर जोर से हंसने लगे और अपने आप से ही कहा, वो बेवकूफ आदमी तुम्हें एक रात के लिए भी लॉकअप में नहीं रख पाया। मास्टर विक्रम ने सीसीटीवी फुटेज को बंद किया और फिर उसने एक ब्रश उठाया और पेंटिंग बनाने लगा।
जब भी मास्टर विक्रम का मन अशांत होता था तो वो पेंटिंग बनाता था, लेकिन उनकी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा डरावनी होती थी। अथर्व फर्श पर लेटा हुआ था और नैना बिस्तर पर, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। नैना ने अथर्व से कहा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा कि पिछले 3 साल से तुम कहां जाते हो, कहां जॉब करते हो और क्या कमाते हो। अगर तुम कहीं जॉब नहीं करते तो तुम मेरी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ह्यूमन रिसोर्स में बात कर लूंगी। अथर्व ने कहा कि मैं सिंघानिया ग्रुप में काम करता हूं। यह सुनकर तो नैना एक पल के लिए शॉक्ड हो गई, क्योंकि सिंघानिया ग्रुप को भला कौन नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते, मैंने तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। अथर्व ने, मैं सच बोल रहा हूं और आज तक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं कि अगर तुम्हें आगे चलकर मेरे कुछ सीक्रेट पता चले तो तुम प्रॉमिस करो मुझसे नाराज नहीं होगी। यह सुनकर नैना की दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। उसने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई तुम्हारी दूसरी बीवी और बच्चे हैं? यह सुनकर अथर्व के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। अथर्व ने कहा कि मैंने इन 3 सालों में आज तक किसी लड़की से बात नहीं की है, अपनी अग्रवाल फैमिली के सदस्यों को छोड़कर। यह सुनकर नैना के दिल में एक ठंडक का एहसास हुआ और मैं ये नहीं चाहती कि बाहर किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। उसे लगा कि शायद नैना को भी ये बात पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड गरीब है। तभी नैना ने कहा कि मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूं कि कोई भी तुम्हें मेरी वजह से कुछ ना सुनाए। यह सुनकर अथर्व को अच्छा लगा कि नैना उसके बारे में इतना सोचती है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। अथर्व तो इस बात से खुश था कि आज नैना ने उससे इतनी देर तक बात की और आज उनके रिश्ते में कुछ तो बदलाव आया था। नैना का देखने का नजरिया बदल चुका था। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। नैना अपने आप से ही कह रही थी कि क्या इसे बेड पर आने के लिए बोलूं, क्या ये कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर वो खुद ही अपने सवालों का जवाब देती है, 3 साल तो हो गए और तू इसे जल्दी कह रही है। इन बातों में उलझे हुए उसे आधा घंटा हो गया। इधर अथर्व के दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल्स की तरह हो सकती है। दरअसल उन दोनों का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से था क्योंकि जब अथर्व की शादी नैना से हुई थी तो नैना उस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेस थी और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसका डिप्रेशन तो कम होता चला गया, लेकिन उसने कभी अथर्व से बात नहीं की और इसलिए आज उनका इस तरह से बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। वो काफी देर तक इसी बारे में सोचती रही। फिर उसने डिसीजन लिया कि मुझे अथर्व को एक चांस देना चाहिए और वो मेरे लिए लॉयल है, इतना ही काफी है। उसने अथर्व को आवाज लगाई, क्या तुम सो गए? तभी अथर्व ने कहा, बताओ कोई काम था? नैना ने कहा, जानते हो पिछले 3 साल में हमारा रिलेशन कैसा रहा है? अथर्व ने कहा, उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। तभी नैना ने कहा, अब ये सब और नहीं। ये सुनकर अथर्व की घबराहट बढ़ गई। उसने कहा, क्या ये मुझे छोड़ने वाली है? पर आज तो उसने पहली बार मुझसे इतनी बात की। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखी तो कहा, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? तभी अथर्व बोला, सुन रहा हूं, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? नैना ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रही हूं कि अब ये सब यहीं खत्म करते हैं। ये सुनकर तो अथर्व के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा था कि कभी तो वो नैना के दिल में अपनी जगह बना पाएगा, उसके लिए वो सब कुछ टॉलरेट करता आया था, लेकिन आज नैना ने कह दिया था कि ये सब यहीं पर खत्म करते हैं। वो घबराकर नैना को देखने लगा और बोला, खत्म करने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए? ये सुनकर नैना की बोलती बंद हो गई। अथर्व तो यही सोच रहा था कि अभी तो उसने पूछा था कि बाहर तुम्हारा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है, और अब बात एकदम से यहां तक कैसे पहुंच गई? तभी नैना बोली, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हे भगवान, इस बुद्धू को मेरे पल्ले ही बांधना था। अथर्व को समझ नहीं आया कि ऐसा नैना ने क्यों कहा। वो कंफ्यूज होकर नैना को देखने लगा। नैना ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी मैरिज लाइफ को एक चांस देना चाहती हूँ और तुम पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। आज तक हम दोनों अजनबियों की तरह रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच भी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन तुम बात को सीधा डाइवोर्स तक ले गए। ये सुनकर अथर्व को सांस आई और उसने कहा,
तुमने जैसे ही कहा कि सब खत्म करते हैं, नैना ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अब तुम्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं बिस्तर पर मेरे साथ लेट सकते हो और मैं कोशिश करूंगी कि हमारा रिलेशन भी नॉर्मल हो जाए। ये सुनकर अथर्व को विश्वास ही नहीं हुआ कि नैना उससे इस तरह मैरिज लाइफ को चांस देने के लिए कह रही थी। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि आज नैना ने उससे अपने दिल की बात करी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ अथर्व के मोबाइल का रिंगटोन बजने लगा। उसने साइड टेबल पर से फोन उठाया तो उस पर दादाजी की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की और कहा, जी दादाजी। इससे पहले वो दादाजी की आवाज सुन पाता, नैना ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा कि दादाजी वो सो गए हैं और आपने उससे शादी मेरी करवाई है अपनी, जो आप उसे सोने के लिए अपने पास बुलाते रहते हैं। ये सुनकर दादाजी हंसने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, मुझे अच्छा लगा कि तुमने आगे के बारे में कुछ सोचा। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नैना ने अथर्व के फोन को साइड में रखा और उसकी तरफ आ गई। तभी उसे फील हुआ कि बीच में तकिया लगा हुआ है। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और खुद से ही कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो भी सो गई। लेकिन उसे अच्छा लगा कि आज उनका रिश्ता कुछ तो आगे बढ़ा। जब सुबह नैना की आंखें खुली तो अथर्व उसे अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था, जैसे कि वो उसके लिए प्रीशियस खजाना हो। कुछ ही देर में अथर्व भी उठ गया था और रेडी होकर दोनों नीचे आ गए। जिया और शनाया नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने अथर्व और नैना को एक साथ आते हुए देखा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले जैसे ही थे। जिया ने शनाया से कहा कि शनाया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये दोनों एक साथ हैं? कैसे हो सकते हैं? शनाया ने कहा, दीदी आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उनके फेस एक्सप्रेशन उनके बीच की दूरियों को बयां कर रहे हैं। शनाया से जिया ने कहा कि तुम भी बच्ची हो, मैं नैना को बचपन से जानती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात को इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। शनाया ने कहा, दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? अरे बुद्धू, तुम्हारा दिमाग एक ही जगह पर क्यों जाता है? लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब एक ही चीज नहीं होती, और भी काफी चीजें होती हैं, जैसे कि इनके बीच अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे का साथ देना। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती है कि ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कल तुमने देखा था ना, नैना इसकी कितनी केयर कर रही थी, और आज ये दोनों एक साथ। इसका मतलब यही है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। शनाया ने कहा, दीदी क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है। एक तो विवेक जीजू हैं, जिन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि ये मेरे जीजू हैं, और ना ही मुझे अपने फ्रेंड्स के आगे इस बात का डर रहता है कि कहीं मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। और एक ये अथर्व जीजू हैं, इनकी वजह से मैं अपनी किसी फ्रेंड को घर के लिए भी इन्वाइट नहीं करती हूँ। वो कई बार मुझसे कहती है कि यार तू कभी भी अपने घर हमको नहीं बुलाती, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं उन्हें ये बात कैसे बताऊं कि अगर मैंने गलती से उन्हें घर बुला लिया तो उनके बारे में मैं उनसे क्या कहूंगी? कहना क्या है, जो है वही बताना। ये वर्ड्स नैना के थे। शनाया ने कहा, दीदी मैं कुछ समझी नहीं। अपने फ्रेंड्स को अथर्व के बारे में वही बताना जो उसका रिलेशन तुमसे है। ये सुनकर जिया और शनाया दोनों हैरान रह गई थी। तभी युग वहां पर आया। उसने अथर्व से कहा, जीजू आज आप वर्कआउट के लिए नहीं आए, तो आज आप शाम को फ्री रहना। अथर्व ने युग से कहा, ठीक है शाम को मैं फ्री हूं, और मैं सोच रहा था कि आपसे हम वर्कआउट नाइट में ही किया करेंगे। युग ने कहा, तो फिर डील डन। ये बात सुनकर नैना के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, जो कि जिया ने नोटिस कर ली थी, और जिया ने उस बात को अथर्व के आगे करना ठीक नहीं समझा। विजय अग्रवाल और मनीषा पार्टी से काफी देर रात लौटे थे, इसलिए वो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए थे। दादाजी गार्डन में वॉक के लिए गए थे। सभी ब्रेकफास्ट करके बंगले से निकल गए। आज तक किसी को नहीं पता था कि अथर्व करता क्या था, पर वो हमेशा शाम 5 बजे घर आ जाता था और शाम का खाना वही बनाता था। नैना और जिया अपनी कार में ऑफिस के लिए निकल गए थे। युग और शनाया भी टैक्सी लेकर कॉलेज के लिए निकल गए थे। आगे चौक पर उन्होंने एक लग्जरी गाड़ियों की लंबी लाइन देखी। युग तो उन गाड़ियों को देखता ही रह गया। उसने कहा, शनाया अगर हमें इनमें से एक कार भी मिल जाए तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन पता नहीं आखिर ये इतनी सारी लग्जरी कार किसकी है? शनाया ने कहा, तू तो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे कि ये गाड़ियां मैंने ही यहाँ पर बुलाई है, मुझे क्या पता ये किसकी है? युग ने कहा कि काश मैं भी ऐसी गाड़ी में कॉलेज जा पाता। ये सोचते हुए वो उन गाड़ियों को क्रॉस करके आगे निकल गया। कुछ देर बाद वो सारी गाड़ियां उनके साइड में चल रही थी। तभी एक गाड़ी ने आगे जाकर उस टैक्सी को ब्लॉक कर दिया। ये देखकर शनाया थोड़ा घबरा गई थी। तभी उसमें से गन लिए हुए एक गार्ड उतरा
और युग से बोला कि हमारे बॉस चाहते कि आप हमारे साथ चलें। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा डर गए थे। वहीं एक बड़ी सी हवेली में एक बूढ़ा आदमी नौजवान लड़के को डांट रहा था। उसने कहा, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। तभी उस लड़के ने बोला, वो लड़की मेरे टाइप की नहीं थी। तभी बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, तेरी वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया और तुझे इतना वक्त हो गया। उस लड़की को छोड़, और मुझे ये बात अब पता चल रही है, तेरी शादी उसी लड़की से होगी। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। भूल जाना कि तुम्हारा शर्मा फैमिली से कोई रिश्ता भी था। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी छड़ी लेकर वहां से बाहर की तरफ निकल गया और वो लड़का गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर वहीं खड़ा रहा। बूढ़े आदमी के मेंशन से जाने के बाद नौजवान लड़के ने किसी को फोन किया और उसने कहा, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, तो अब तुम मुझे मना कर रहे हो हैं? तभी उस आदमी ने कहा, बॉस मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन आपके दादाजी पहले ही उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं और आपको पता है ना, उन्हें बीच में टांग अड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी नौजवान लड़के ने कुछ सोचा और कहा, तो पता करो दादाजी उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन क्यों करवा रहे हैं और ऐसा क्या सीक्रेट है जो उन्हें वो लड़की चाहिए। ये सुनकर तो वो आदमी घबराते हुए बोला, सर आपने तो कुएं से निकालकर खाई में धकेल दिया है। तभी वो नौजवान लड़का गुस्से में बोला, लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। इतनी देर में ही दूसरी तरफ से आदमी ने सॉरी कहकर फोन काट दिया। वहीं युग और शनाया दोनों डर गए थे और कांपते हुए टैक्सी से उतरे। गार्ड ने उन्हें कार में बैठने के लिए कहा। ऐसी सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डरते हुए उस ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी में बैठ गए। उस कार का इंटीरियर इतना लग्जूरियस था कि उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पर इस समय वो दोनों कुछ ज्यादा ही डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही गाड़ियों ने स्पीड पकड़ी तो युग ने थोड़ा नॉर्मल होने के बाद पॉकेट से अपना फोन निकाला। उसने जल्दी से अपने जीजू का फोन नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई, लेकिन तब वो सभी गाड़ियां रुक चुकी थी। जैसे ही युग की नजर बाहर गई तो उनकी कार कॉलेज के मेन डोर के सामने खड़ी हुई थी। कॉलेज में अब भी स्टूडेंट्स का आना लगा हुआ था। तभी इतनी सारी लग्जरी कारों को उनके कॉलेज के डोर पर रुकता हुआ देख स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई। सभी सोच रहे थे कि इन गाड़ियों में कौन आया होगा। आखिर इस शहर में किसके पास इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। तभी गाड़ियों में से दो गार्ड निकले और उन दोनों ने पीछे वाली कार का बैक डोर ओपन किया और उन्होंने युग और शनाया से कहा, सर मैडम आप दोनों का कॉलेज आ गया। युग के फोन पर दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आ रही थी, पर युग तो इतना शॉक्ड था कि उससे कोई वर्ड बोला ही नहीं जा रहा था। वो अपने बैग को लेकर कार से बाहर निकले और कॉलेज के अंदर जाने लगे। वो दोनों तो इस बात से शॉक्ड थे कि आखिर उन गाड़ियों में ऐसा कौन था जिसने उन दोनों को यहाँ तक इतनी वीआईपी लिफ्ट दी थी। जब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उन दोनों को कार से उतरते हुए देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी को अग्रवाल फैमिली के बारे में पता था, लेकिन कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि वो दोनों ऐसी गाड़ियों में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा रईस तो उस कॉलेज में कोई नहीं था। पर सभी ने उन दोनों को ही कार से उतरते हुए देखा था, इसलिए वो इस बात को झुठला भी नहीं सकते थे। उन सभी के ऐसे चेहरे देखकर युग और शनाया दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। युग ने जल्दी से सारी बातें अथर्व को एक्सप्लेन की। वहीं अथर्व कार में बैठा उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। अथर्व ने कहा, क्या तुमको रोज ऐसे ही लिफ्ट चाहिए? ये सुनकर तो युग को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। लेकिन तभी अथर्व ने कहा, पहले के सीक्रेट की तरह ये सीक्रेट भी हमारे बीच ही रहना चाहिए, ठीक है? अब तुम कॉलेज जाओ, क्लासेस खत्म होने के बाद मिलते हैं। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर वो गाड़ियां वहां से निकल गई। कुछ ही देर में सभी कारें एक बड़े से एंट्रेंस से होते हुए अंदर चली गई। रोड के दोनों तरफ बेहद खूबसूरत पार्क बना हुआ था और सामने एक बहुत बड़ी इमारत थी। उसके पीछे 8-10 बड़े बड़े वेयरहाउस थे, जहां कॉटन से लगातार सूती कपड़े तैयार किए जाते थे। सिंघानिया ग्रुप का कपड़ा डिजाइनर सूट ड्रेस के लिए यूज होता था। सभी बहुत ज्यादा फेमस और काफी महंगा था। उनके ब्रांड का पूरे वर्ल्ड में नाम था। आज यहाँ पर अथर्व की कार आकर रुकी थी। वो सिंघानिया ग्रुप का हेड ऑफिस था। उसकी मुलाकात आज इतने सालों बाद अपने पिता से होने वाली थी। अथर्व
बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में था। अथर्व को पार्किंग से प्राइवेट लिफ्ट के जरिए सीधे चेयरमैन सर के ऑफिस वाले फ्लोर पर ले जाया गया। उस फ्लोर का इंटीरियर काफी लग्जूरियस था। नैना भी अपने अग्रवाल ग्रुप में पहुंच चुकी थी। उसे बताया नहीं गया कि आज मेंबर्स की बोर्ड मीटिंग रखी गई है। यह बात उसे रिसेप्शन पर पता चली थी। उसे इस बात की हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बारे में नहीं पता। उसके शेयर्स भी कंपनी में मौजूद थे। उसने सोचा कि कल संडे था, इसलिए शायद किसी को उसे बताना याद नहीं रहा, इसलिए उसने सभी बातों को नॉर्मल लिया और वो कंपनी में अंदर चली गई। उसके साथ जिया भी थी। उसे भी ये बात सुनकर हैरानी हुई थी। दोनों लिफ्ट से होते हुए सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे क्योंकि बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। उसने सभी लोगों को ग्रीट किया, पर उसे देखकर कोई भी खुश नहीं था। वो उन सभी के चेहरे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि इन सभी को क्या हुआ है। तभी उसकी नजर सीईओ की चेयर पर बैठे अपने कजन ध्रुव अग्रवाल पर गई। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक कंपनी के सीईओ शशिकांत अंकल थे और कुछ ही दिनों में उसे सीईओ की पोस्ट मिलने वाली थी। सभी की आपस में इस बारे में बात हो चुकी थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। और जो पहले उसकी जगह थी, उस पर एक एरोगेंट लड़की बैठी हुई थी। तभी ध्रुव ने एक डिमोशन लेटर उसकी तरफ बढ़ाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कभी भी नैना को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका कंपैरिजन हमेशा नैना से किया जाता था। नैना ने जब उस लेटर को खोलकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसे हेड मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया गया था और उसे एक फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट दी गई थी, जिसका प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं होता। नैना ने अपने आप से कहा, क्या मैंने इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी? उसका काम लोगों की सैलरी और कंपनी के अकाउंट को मेंटेन करना रह गया था। नैना ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है और किसकी हिम्मत हुई है मुझे मेरे पोस्ट से हटाने की? तभी बाहर से आते हुए शशिकांत ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें इस पोस्ट से हटाया है। कल तो तुम्हारे निकम्मे पति ने मुझे बर्बाद ही कर दिया था, और तुमने भी मिस्टर सिन्हा के बेटे की उस रेस्टोरेंट में काफी इंसल्ट की थी। तुम जानती भी हो कि इन सब का असर हमारी कंपनी पर क्या होगा। यही रीजन है कि तुम्हें इस कंपनी में डिमोट किया गया है। तुम्हारे शेयर्स होने की वजह से हम तुम्हें इस कंपनी से निकाल नहीं सकते, नहीं तो कब का तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाता, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के सपने को तो तुम भूल ही जाओ। ये सब बातें सुनकर आज उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि पिछले 4 सालों में उसने इतनी मेहनत करके इस कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया था, लेकिन उसने उन लोगों को यह नहीं दिखाया कि वो कितनी दुखी है। उसने भी गुस्से में कहा, थैंक यू मिस्टर शशिकांत, आपने अपना रंग दिखाई दिया और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज के दिन के लिए रिग्रेट नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। वो अपने कैबिन में गई तो उस कैबिन का लॉक लगा हुआ था और उसका सारा सामान कैबिन के बाहर रखा हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कैबिन उससे ऐसे छीन लिया जाएगा। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो 1 सेकंड भी इस कंपनी में नहीं रुकेगी। उसने अपना रिजाइन लेटर रेडी किया और ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में दे दिया और अपने सामान को लेकर वहां से निकल गई। थोड़ी देर में यह खबर पूरी कंपनी में फैल गई थी कि हेड मैनेजर नैना ने रिजाइन दे दिया है। जिया को भी इस बात का काफी बुरा लगा, क्योंकि उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए काफी मेहनत की थी। जिया ने नैना को कॉल किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बोलो क्या बात है? जिया ने कहा, नैना तुम कहां पर हो, मुझे बताओ, मैं भी इस कंपनी से रिजाइन देकर तुम्हारे पास ही आ रही हूं। नैना ने कहा, तुम्हें रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जिया को पता था कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, पर इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। नैना ने उसे रिजाइन देने के लिए भी मना कर दिया था। नैना अपनी कार लेकर निकल गई थी। वहीं अथर्व चेयरमैन की ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। राजवीर भी उसके साथ था, जिसकी वजह से उसकी घबराहट थोड़ी कंट्रोल में थी। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा को कैसे फेस करेगा, उनसे क्या बोलेगा, उनका रिएक्शन उसको देखकर कैसा होगा। क्या वो अब भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो तब करते थे जब उसने घर छोड़ा था? दरअसल अथर्व ने घर तो 9 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, लेकिन वो महीने में घर जाता रहता था। लेकिन आज से 10 साल पहले उसने वो घर परमानेंट छोड़ दिया था। ऐसी हजारों बातें अथर्व के दिमाग में चल रही थी। वो दोनों ऑफिस के सामने पहुंच गए थे। अथर्व ने अपने कांपते हाथों से ऑफिस का डोर ओपन किया।
और एक लंबी सी सांस लेकर सीधा अंदर चला गया। मिस्टर अभिराज सिंघानिया किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, तभी उनकी नजर अपने बेटे पर गई। उन्होंने सबसे पहले जल्दी से अपनी बात पूरी करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपनी जगह से खड़े हो गए। अथर्व के आंखों के सामने उसके पापा का एक ऐसा ही फेस था जैसा उसने 10 साल पहले देखा था, लेकिन उनके बाल थोड़े बहुत सफेद जरूर हो गए थे। उनको देखकर अथर्व की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आगे बढ़कर अपने पापा को ग्रीट करते हुए उनके पैर छुए। अभिराज सिंघानिया ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और कहा, अब इन सब की जरूरत नहीं है, तुम अब बड़े हो चुके हो, अब तो तुम्हें गले लगना चाहिए। इतना कहकर अभिराज ने उसे अपने गले से लगा लिया। अभिराज के गले से लगते ही अथर्व की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे ही पता था कि उसने ये 10 साल अपनी फैमिली के बिना कैसे गुजारे थे। अभिराज ने उससे कहा, तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए अपने पास से दूर किया था, पर तुम तो कमजोर दिखाई दे रहे हो। अभिराज ने अपने बेटे के आंसू पोंछे और कहा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम्हारे आंसू बहे। पर अभिराज को भी पता था, जब उन्होंने भी ये टास्क कंप्लीट किया था तो वो भी अपने पिताजी से ऐसे ही गले लगकर रोए थे। अथर्व ने अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा, डैड, ये तो खुशी के आंसू है। आपको इतने दिनों बाद जो देखा है, आप तो आज भी पहले की तरह हैंडसम है। मैं तो सोच रहा था कि आप दादाजी की तरह बूढ़े हो गए होंगे। अभिराज सिंघानिया ने कहा, आज तक मेरे पिताजी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते, तो मैं कैसे मान सकता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। कुछ देर से अथर्व का मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। वैसे तो उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती नहीं थी, पर आज 2 बार कॉल आ चुकी थी। कुछ देर तक वो दोनों बातें करते रहे। अभिराज ने अथर्व को सोफे पर बिठाया और उसके साथ अभिराज भी बैठ गए। उसका फोन अब भी वाइब्रेट हो रहा था, पर आज वो अपने पापा से मिलने पर इतना ज्यादा खुश था कि उसने कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। अभिराज उससे काफी देर तक बात करने के बाद प्राइवेट बातों पर आ गए थे। राजवीर बाहर चला गया था। अभिराज को उससे उसकी शादी के बारे में भी बात करनी थी। उसके लिए बड़ी बड़ी फैमिली के रिश्ते आ रहे थे, पर अभी तक अभिराज ने किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अथर्व अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। अभी तक अभिराज को कुछ नहीं पता था कि 10 सालों में अथर्व ने क्या किया था, क्योंकि कोई भी फैमिली का मेंबर उस पर नजर नहीं रख सकता था। आज शाम तक उनके पास अथर्व के पिछले 10 सालों की रिपोर्ट आने वाली थी। वो उस रिपोर्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो ही नहीं, पूरी फैमिली जानना चाहती थी कि अथर्व ने ये 10 साल कैसे बिताए थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।